हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई एम रुपेश सर, योर कॉमर्स एजुकेटर। वेलकम बैक टू वीआरएस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिलते हैं आपके मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी की रिवीजन और रिकॉर्डेड क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली अगर हम बात करें क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज की, तो क्लास 11th में हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस स्टडीज को पढ़ा था, जहां पर हमने ये जाना था कि बिजनेस स्टडीज क्या होती है, उसकी नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं, लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर बिज़नेस प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो पूरे जो बेसिक जो आपकी होती है बिज़नेस स्टडीज़ की क्लास 11th की क्लास, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है? अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर 1 की वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या-क्या चीज़ें उसमें बताई गई थी। आज जो बेसिकली हम लोग आज की वीडियो में कवर अप करने वाले हैं, वो रहेगा आपका चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर आप ये पढ़ोगे कि बिजनेस कितने अलग-अलग तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, जिसमें आप सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ोगे, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में पढ़ोगे, अलग-अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, इन सब के बारे में आप डिटेल में कवर अप करने वाले हो। क्लियर है? तो जल्दी से जल्दी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन तक भी पहुँचे और उनके भी जो डाउट और कॉन्सेप्ट है, वो इस चैप्टर के वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। देखिए, अगर हम लोग बात करें सबसे पहले अपने सिलेबस की चैप्टर 2 की, तो हमें चैप्टर 2 में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। लिखा है सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, हमें पढ़ना होगा यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट, मेरिट्स और लिमिटेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस भी बोलते हैं, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आता है पार्टनरशिप, उसके कंसेप्ट, टाइप्स और रजिस्ट्रेशन की पार्टनरशिप बिज़नेस क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ जस्ट लाइक अ सोसाइटी, जहाँ पे कुछ लोग जुड़ते हैं आपस में म्यूचुअल हेल्प के लिए, ठीक है? उसको भी हम लोग रीड करेंगे। फिर आता है कंपनी, जैसे आप मार्केट में देखते हो अलग-अलग तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ होती है, वन पर्सन कंपनीज़ होती हैं, इनको आप पढ़ोगे। कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर आपको टॉपिक मिलेगा चॉइस ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, आखिर हमें जब बिज़नेस करना चाहिए, तो हमें कौन से बिज़नेस के टाइप्स को सिलेक्ट करना चाहिए एज़ पर आवर सूटेबिलिटी, क्लियर है? तो ये हमारी टॉपिक रहने वाली है, क्लियर है? अगर देखें, सबसे पहले जो टॉपिक हमारे बुक में दी गई है, वो दी गई है कि बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ को 2 अलग-अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक होती है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ और एक होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ का मतलब क्या होता है, लिखा है ओन, कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जिस बिज़नेस को हम जैसे, आप जैसे इंडिविजुअल्स लोग चला रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हम लोग मालिक बन के बैठे हैं, अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसे बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ को प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़ कहता है, ठीक है? लेकिन वही अगर बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ को अगर मान लो ओन करने का काम, कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम अगर गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट अपने पास से फंड लगा रही है, वही सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, सब कुछ वही कर रही है। तो ऐसे बिज़नेस एंटरप्राइज़ेज़ को हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ेज़। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, विप्रो, दिस आर द एग्जांपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, वो कौन से होते हैं? जैसे भेल है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस आपको बता रहा है। मोटिव की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेस होते हैं, उनका मेन मोटिव होता है अर्न प्रॉफिट, ठीक है? उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना ज्यादा से ज्यादा, क्लियर है? लेकिन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोलती है ठीक है हम प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन हमारा मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं रहेगा, पब्लिक वेलफेयर रहेगा, यानी सर्विसेज देना रहेगा पब्लिक को, क्लियर है? तो ये था आपका प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लेकिन इसके बाद भी एक एंटरप्राइजेस होती है जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब जहां पर आपको दिखेगा कि प्राइवेट सेक्टर वाले भी हैं और पब्लिक सेक्टर वाले भी हैं, तो इनको मिला के बनता है ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, क्लियर है? तो ये हमारा पहली स्लाइड रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारी आज की टॉपिक रहने वाली है
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब जिसको गवर्नमेंट ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब गवर्नमेंट में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। एग्जांपल में जैसे सेल हो गया, गेल हो गया। सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? जहां पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस मिलकर कॉम्बिनेशन या कोलैबोरेशन के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उसको हम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं। क्लियर है? इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए, ये जो टॉपिक आ रही है आपके स्क्रीन पे, ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब एक ऐसा बिज़नेस जहाँ पर केवल एक अकेला मालिक होता है, वही पैसा लगाता है, वही सब कुछ लगाता है, फंड, कैपिटल सब कुछ। अपने हाथ से सामान बनाएगा, बेचेगा, कस्टमर से पैसे रिसीव करेगा, रिस्क भी पूरा का पूरा वही लेगा। तो ऐसे बिज़नेस एंटरप्राइज़ जहाँ पे केवल सिंगल ओनर होता है, तो ऐसे बिज़नेस एंटरप्राइज़ को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल, ठीक है? सोल का मतलब हो गया सिंगल। सोल का मतलब सिंगल और प्रोप्राइटर का मतलब हम कह सकते हैं ओनर। प्रोप्राइटर का मतलब हम कह सकते हैं ओनर। मतलब ऐसा बिज़नेस जहाँ पे सिंगल ओनर होता है, तो ऐसे बिज़नेस को आप कहते हो सोल प्रोप्राइटरशिप। चलिए, अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े लिखा है यहाँ पे, अ बिज़नेस ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सिंगल इंडिविजुअल। जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल आ जाएगा समझ जाना सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात हो रही है, ठीक है? जहाँ पर आप कह सकते हो कि वन ओनर एंटरप्राइज़ होता है, केवल एक अकेला ही मालिक होता है ऐसे बिज़नेस में। एग्ज़ाम्पल में आपने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में किराना की दुकान होती है, लोकल शॉप्स होते हैं, जहाँ पे केवल एक ही दुकानदार आपको दिखता है सामान बेचते हुए, कस्टमर से पैसा लेते हुए, ठीक है? तो ये आपका हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अगर हम लोग देख लें डिटेल में कि क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो देखिए लिखा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले लिखा है सिंगल ओनरशिप। सिंगल ओनरशिप का मतलब मैंने बता दिया कि यहाँ पे केवल एक मालिक होता है, इसीलिए इसको सिंगल ओनरशिप बोला जा रहा है। ठीक है? दूसरा लिखा है फॉर्मेशन एंड क्लोज़र। अब चूँकि एक ही मालिक है, वही खुद पैसा लगा रहा है, खुद ही सारी चीज़ें कवर अप कर रहा है, सामान बना रहा है, बेच रहा है, कस्टमर से पैसे ले रहा है, तो ये अपने मन के मालिक होते हैं। जब चाहे दुकान खोलिए, जब चाहे दुकान बंद कर दिए। ठीक है? फॉर्मेशन और क्लोज़र के लिए इनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। नो सेपरेट लॉ। इनके लिए भारत सरकार ने कोई अलग से कानून नहीं बनाया है, ये अपने मन के मालिक हैं, चाहे दुकान खोलें, ना खोलना है, बंद खोलें, ठीक है? तो इनको कोई कानून या रूल रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं करना पड़ता है, ठीक है? फिर लिखा है ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस। बिज़नेस में होने वाले सारे प्रॉफिट और लॉसेस को ये खुद अपने पास रखते हैं, ये किसी को शेयर नहीं करते क्योंकि इन्होंने ही अपने हिसाब से बिज़नेस को चालू किया था, सारे रिस्क खुद ही लिए थे, तो प्रॉफिट भी अकेले यही उसका एडवांटेज लेते हैं, ठीक है? चलिए, फीचर्स हो गए, फीचर्स के बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, इसके बाद देखिए आपको वही फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया वो सारी चीज़ें और डिटेल में दी गई हैं। पहला मैंने बताया सिंगल ओनर होता है, ठीक है? इस बिज़नेस में केवल एक ही मालिक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काम करता हुआ। फिर लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। देखो ये एक पॉइंट थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूज़िंग करने के लिए आ जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? जिस बिज़नेस में एक अकेला मालिक होगा, अगर मान लो कहीं से फंड या पैसे या बैंक से बोरो करता है कुछ मनी अपने बिज़नेस में लगाने के लिए, तो वो कल के दिन खुद ज़िम्मेदार होता है उस लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। अगर मान लो वो अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट नहीं कर पाता है, बैंक का लोन नहीं दे पाता है, तो उसको अपनी पर्सनल एसेट बेचकर क्या करना पड़ेगा? अपने बैंक का लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसी को आप बोलते हो अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल एसेट बेचकर पैसे चुकाने पड़ते हैं। फिर लिखा है वन मैन कंट्रोल। इसको वन मैन कंट्रोल भी बोला गया है क्योंकि एक अकेला ही इंसान क्या कर रहा है? पूरे बिज़नेस को कंट्रोल कर रहा है। स्मॉल साइज़ जनरली ये देखा गया है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप के बिज़नेस होते हैं, बहुत छोटे बिज़नेस होते हैं, छोटी-मोटी दुकानें आप देखोगे गली मोहल्ले में किराना स्टोर पे दिख जाएँगी आपको, ठीक है? बहुत बड़े लेवल का बिज़नेस एक अकेला इंसान कहाँ से कर पाएगा? उसके पास लिमिटेड फंड होता है इसलिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर्मेशन क्लोज़र मैंने बता दिया, वो अपने मन से कर सकते हैं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है। रिस्क, पूरा रिस्क अकेले बियर करना पड़ता है, इसी वजह से इनको पूरा प्रॉफिट भी अकेले ही मिलता है। रिस्क भी पूरा अकेले ले रहे हैं, प्रॉफिट भी पूरा अकेले ले रहे हैं। फिर लिखा है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑलरेडी आपने प्रिंसिपल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये कहता है कि बिजनेस अलग होता है, मालिक अलग होता है, दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस भी वही है, मालिक भी वही है। मतलब अगर बिजनेस में मालिक की डेथ हो गई तो बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा, दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों एक यूनिट है यहाँ पर। फिर लिखा है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। जैसा कि मैंने बताया, कल के दिन ओनर की डेथ हो गई या ओनर इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, तो बिजनेस पे भी इसका असर पड़ेगा, बिजनेस शटडाउन हो जाएगा। क्लियर है? तो बिजनेस में क्या हो रहा है? ओनर की वजह से बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो ये कुछ फीचर्स थे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप के। ठीक है? अब इसके कुछ मेरिट्स आते हैं। चल, मेरिट्स को भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। हुँ, मेरिट्स। मेरिट्स में देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म।
तो सबसे पहले मेरिट में क्या लिखा है? क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन का मतलब क्या होता है? ये खुद मालिक होते हैं, तो इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, खुद ही बिज़नेस में पैसा लगा रहे हैं, खुद ही रिस्क बियर कर रहे हैं, तो जब भी कोई बिज़नेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, तो ये खुद से ले सकते हैं। इनको किसी से पूछने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो ये था सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। आइए इसके कुछ और मेरिट्स को देखते हैं। चलिए, देखिए, अब यहाँ पे कुछ और मेरिट्स इसके दिए गए हैं, इसको भी हम लोग डिटेल में देखते हैं। हुँ। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है आपके सामने, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी। सर, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि आप बिज़नेस में जो भी काम कर रहे हो, वो सारी चीज़ें सीक्रेट रहेंगी, वो आप तक ही रहेंगी, आप किसी को बताओगे नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, आप अपने मन से काम कर रहे हो बिज़नेस में, तो कॉन्फिडेंशियल रहता है, सीक्रेट रहती है सारी चीज़ें। क्लियर है? हाइड रहती हैं। फिर लिखा है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो बिज़नेस करने वाला जो सोल प्रोप्राइटर होता है, यानी ओनर होता है, वो खुद ही रिस्क सारे बियर कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो बिज़नेस का गेन है, जो प्रॉफिट है, वो खुद ही अकेले ही उस इंसेंटिव का क्या करेगा? एक तरीके से बेनिफिट लेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंसेंटिव मिलता है, उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है, हम ये कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, हुँ, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट ये आ रहा है, लिखा है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इसका क्या मतलब होता है? सक्सेस इंस्टिट सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, पर्सनल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वर्किंग फॉर ओन सेल्फ। अब इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि बिजनेस में वो जो काम काज कर रहा है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसको मिल रहा है, तो उसको काम करने में और मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसको खुद का सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर लिखा इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। उसके मन के ऊपर है, बिजनेस जब चाहे तब चालू रखे, जब चाहे तब बिजनेस को बंद कर दे। ठीक है? तो ईजी टू फॉर्म है उसके लिए, और ईजी टू डिसॉल्व भी है, क्योंकि वो अकेला बिज़नेस का मालिक होता है, उसको किसी से परमिशन या पूछने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हुँ, चलिए, अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, हाँ। अब इसके कुछ डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेज भी है, माने इस बिज़नेस के कुछ कमियाँ भी हैं, ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशन भी हैं। चलिए, पहले पॉइंट में देखते हैं क्या दिया हुआ है। लिखा हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेज़। अब एक इंसान बिज़नेस कर रहा है, तो उस बिज़नेस में वो फंड बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकता है। अपने पास से लिमिटेड फंड ही लगा सकता है, लिमिटेड कैपिटल लगा सकता है। उस लिमिटेड फंड या लिमिटेड कैपिटल से हम कह सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज़ आएगा, तो ये एक डीमेरिट है इस बिज़नेस का। क्लियर है? सेकंड क्या लिखा है सर? सेकंड लिखा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। कल के दिन अगर वो अपने बिज़नेस के लिए कहीं से बोरोड कर रहा है फंड, कहीं से बैंक से लोन ले रहा है, और वो अगर बिज़नेस की मतलब कि इनकम में से क्या करता है, उसका रीपेमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है? लोन का रीपेमेंट यानी लोन का पैसा वापस नहीं कर पाता है, तो उसको अपनी पर्सनल एसेट बेच करके अपने घर, ज़मीन, जो भी जायदाद, संपत्ति, सोना-चांदी, जो कुछ भी उसके पास होगा, वो सारे पर्सनल एसेट बेच करके उसको अपने बिज़नेस का लोन यानी लायबिलिटीज़ का रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, याद रखिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है? चलिए, इसके बाद आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिज़नेस। बिज़नेस की जो लाइफ है बहुत लिमिटेड है, मतलब अगर ओनर की डेथ हो गई तो बिज़नेस सडन बंद हो जाएगा। ठीक है? तो बिज़नेस की लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। फिर लिखा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब एक इंसान अगर अकेले बिज़नेस करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट होगा। अगर कोई सामान बनाने में माहिर है तो ज़रूरी नहीं कि बेचने में भी माहिर होगा। अगर बेचने में माहिर है तो ज़रूरी नहीं सामान बनाने में एक्सपर्ट होगा। तो सबके अंदर सारे स्किल टैलेंट होना बहुत मुश्किल मानी गई ये चीज़ें। ठीक है? तो एक लिमिटेड पर्सन, एक सिंगल ओनर अपने पास से सारी स्किल्स को नहीं लेकर आ सकता है। तो यहाँ पे उसके पास जो स्किल्स होती है बहुत कम होती हैं। उसी स्किल्स में उसको काम करना होता है, अपना बिज़नेस चलाना होता है। तो ये बोला गया कि लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है उसके अंदर। क्लियर है? तो ये कुछ चीज़ें आपको बताई गई हैं उसके डीमेरिट की। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो ये था अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो था सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस, या इसको कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म भी कहते हैं। क्लियर है? अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी अपने चैप्टर 2 के जो डाउट्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकें। क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे सामने जो टॉपिक आ रहा है इसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको कि आप शॉर्ट फॉर्म में HUF भी बोलते हैं, HUF भी बोलते हैं, ठीक है? इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस भी बोला जाता है, यानी JHF, याद रखना है JHF, ठीक है? ये सही से बना देता हूँ, एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। JHF, इसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस भी बोला जाता है। सर, ये कैसा बिज़नेस है? आपने देखा होगा कि खानदानी
परंपराओं की तरह बिज़नेस भी कुछ लोग चलाते रहते हैं। जैसे मेरे दादा के ज़माने का बिज़नेस था, दादा ने सेटअप किया था, फिर दादा के बाद पापा ने उस बिज़नेस को कंटिन्यू किया, पापा के बाद आज मैं उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल के दिन मेरी जो आने वाली जो जनरेशन है, अब वो उस बिज़नेस को कंटिन्यू करेगी। तो कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं जो खानदानी पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर चले आ रहे हैं बहुत साल से, 50 साल, 60 साल, 100 साल से चले आ रहे हैं। तो ऐसे बिज़नेस को हम लोग कहते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस, जहाँ पे पूरा परिवार मिलकर एक बिज़नेस को चला रहा होता है। कई सदी से, कई सालों से चला रहा होता है। चलिए, पढ़ते हैं इसके बारे में लिखा क्या है? बिज़नेस कैरिड आउट बाय द मेंबर्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब ऐसा बिज़नेस जहाँ पे पूरे फैमिली के लोग क्या कर रहे हैं? बिज़नेस को चला रहे हैं। तो ऐसे बिज़नेस को हम लोग क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस कहते हैं। ठीक है, also known as joint Hindu family business. Primary members are co-parsensor lineal male descendant including female lineal descendant by marriage. अब देखो इसमें एक चीज़ और बता रहा है, इसमें बेसिकली क्या होता है जो पीढ़ी दर लोग पैदा होते चले जा रहे हैं, वो उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो। शादी के बाद अगर कोई फीमेल आ रही है, तो वो भी उस बिज़नेस को कंटिन्यू कर सकती है, क्लियर है? फिर क्या लिखा है? मैनेज बाय द एल्डेस्ट मेल मेंबर करता है, ये थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपसे पूछेगा कि इस बिज़नेस का जो मेन ओनर होता है वो कौन होता है? हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में जो घर का सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा उसी को हम बोलते हैं ओनर, कर्ता-धर्ता। वही उस बिज़नेस का मालिक माना जाता है। क्लियर है? इसकी लायबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इसकी अगर लीगल गवर्नेंस की बात करें कि सर क्या इस बिज़नेस को भी चलाने के लिए भारत सरकार ने कोई कानून बना के रखा है? तो देखिए यहाँ पे बता क्या रहा है कि गवर्नेंस एक्सिस्ट अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। याद रखिएगा कि अगर ये बिज़नेस जो है ये बिज़नेस जो है कौन से रूल या कौन से कानून से चलता है, तो ये बनाया गया हिंदू सक्सेशन एक्ट, मतलब कि इस बिज़नेस को चलाने के लिए भारत सरकार ने एक अलग से कानून बनाया हुआ है, जिसका नाम है हिंदू सक्सेशन एक्ट। नॉट गवर्न्ड बाय कंपनी एक्ट, याद रखना ये कंपनी एक्ट के रूल से नहीं चलता, ये किससे चलता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के कानून से चलता है। लॉ एंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी राइट्स विद इन द फैमिली फ्रेमवर्क। इस लॉ में, इस कानून में क्या बताया गया कि जो बिजनेस है कैसे चलेगा, घर के लोगों में कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, बिजनेस की चीजों का बंटवारा होगा, किस तरीके से वो लोग सारी चीजें शेयर करेंगे, उनके पास क्या क्या अधिकार रहेंगे, जो फैमिली मेंबर्स पैदा हो रहे हैं या जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो वो सारी पूरी डिटेल बताई गई है। क्लियर है? तो ये कुछ आपको बताया गया ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। लिखा है कि दिस इज अ यूनिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन based on the joint Hindu family system, where ancestral property and business skills are passed down and shared। ये एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर पैतृक संपत्ति होती है और पिता के द्वारा बनाए गए बिजनेस को आने आने वाली जितनी पीढ़ियां होती वो उसको कंटिन्यू करती रहती है, नहीं चलाती रहती। तो ऐसे बिजनेस को हम बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखिए इसकी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने कानून बता दिया आपको कि ये कौन से कानून से चलता है, ये चलता है हिंदू सक्सेशन एक्ट से चलता है, ठीक है? इसके लिए अलग से कानून बनाया हुआ है। अब इसमें भी 2 तरीके के सिस्टम आते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस में भी। पहला लिखा हुआ है दयाभागा स्कूल, दूसरा लिखा है मिताक्षरा स्कूल। दयाभागा सिस्टम जो है ये दयाभागा स्कूल, ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये केवल और केवल आज की डेट में वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है ये वाला बिज़नेस, ठीक है? ये बिज़नेस कहाँ पर एप्लीकेबल है? केवल और केवल वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है। लेकिन मिताक्षरा की अगर हम बात करें तो मिताक्षरा जो कांसेप्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का, ये वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे भारत में फैला हुआ है। यानी भारत में जितनी भी जगह आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल के अलावा, वहाँ पे मिताक्षरा का कांसेप्ट चल रहा है। केवल वेस्ट बंगाल में दया भागा सिस्टम चल रहा है। क्लियर है? आप देख सकते हैं पूरे फैमिली के लोग लगे हुए हैं, बिजनेस चला रहे हैं। कंडीशंस की अगर हम बात करें कि इस बिज़नेस को करने के लिए क्या-क्या कंडीशंस हैं, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन में क्या लिखा है, कम से कम 2 मेल मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा बिज़नेस है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस तभी कहलाएगा, वहाँ पे कम से कम 2 मेल मेंबर के होने चाहिए। फिर ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है कि दादा-परदादा, पिताजी के ज़माने की पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। आज के ज़माने की, आपके टाइम की नहीं होनी चाहिए, तभी ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस कहलाएगा, क्लियर है? फिर इसमें क्या लिखा है कि जो मेंबर्स होंगे, जैसे-जैसे उस परिवार में लोग जन्म लेते जाएँगे, वैसे-वैसे उनको प्रॉफिट का हिस्सा मिलता जाएगा, क्लियर है? पीढ़ी दर पीढ़ी जितने लोग आते जाएँगे, वो मेंबर बनते जाएँगे, मेंबर बाय पर, और उनको प्रॉफिट का हिस्सा यानी मिलता चला जाएगा, क्लियर है? अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फीचर्स नंबर 1 में देखिए सबसे पहले लिखा है फॉर्मेशन, कि सर इस बिज़नेस को बनाने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए क्या सिस्टम है? जैसा कि मैंने बताया कम से कम 2 मेल मेंबर होने चाहिए और पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के रूल को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर है? इसमें मेंबर बनने के लिए क्या करना होगा सर? मेंबर बनने के लिए तुम्हें इस परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। मेंबर्स बाय बर्थ होते हैं यहाँ पर। ठीक है? लायबिलिटीज़ की बात करें यानी
कि किसकी कितनी ज़िम्मेदारी होगी, किसका कितना दायित्व होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो कर्ता होता है, जो घर का सबसे सीनियर मोस्ट कह सकते हैं मेल मेंबर होता है कर्ता, ठीक है? तो उसकी जो लायबिलिटी होगी, उसके बारे में आपको बता रहा है कि उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। लेकिन बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? कर्ता की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है व्हाइल अदर्स मेंबर हैविंग अ लायबिलिटी लिमिटेड, ठीक है? कंट्रोल, सबसे ज़्यादा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होगा, जो घर का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा, डोमिनेटिंग मेंबर होगा, जिसको आप कर्ता बोल रहे हो, उसकी जो कह सकते हैं कंट्रोलिंग होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, इंपॉर्टेंट डिसीज़न लेना होगा तो वही डिसीज़न ले सकता है, बाकी मेंबर्स को केवल फॉलो करना पड़ता है। फिर इसके बाद आता है माइनर मेंबर। तो सर घर के जो माइनर मेंबर है उनका क्या रोल है? तो लिखा क्या है अ चाइल्ड बिकम अ मेंबर बाय बर्थ। तो कोई भी बच्चा उस परिवार में जो जन्म ले रहा है वो उस बिज़नेस का मेंबर बन सकता है, क्लियर है? लेकिन उनको किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो बिज़नेस में काम नहीं कर सकते, बिज़नेस में हाथ बटा सकते हैं, सब छूट उनको दी गई है। कंटिन्यूटी की बात करें कि ये बिज़नेस कितने लंबे समय तक चलेगा, लिखा है कि कर्ताज़ डेथ डज़ नॉट एंड बिज़नेस, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर विल बिकम अ कर्ता। इसका मतलब ये है कि मान लो घर के बड़े मुखिया की अगर डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो नीचे की ओर जो बाकी मेल मेंबर होंगे, उसमें जो बड़ा होगा घर का, तो वो फिर कर्ता की जगह लेके उस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू करता है। तो ये था आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस। ठीक है? इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस भी बोलते हैं। चलिए, आगे देखते हैं इसके बाद पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप एक ऐसा बिज़नेस होता है जहाँ पे कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है पार्टनरशिप करने के लिए। जी हाँ, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर जिस बिज़नेस को फ़ॉर्म करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, फंड लगाते हैं, बिज़नेस को चालू करते हैं, उसी बिज़नेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। आइए पढ़ते हैं पार्टनरशिप के बारे में क्या लिखा है। पहले बता दूँ मैं आपको कि पार्टनरशिप बिज़नेस जो है, इसके लिए भी एक अलग से कानून बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसी के हिसाब से पार्टनरशिप बिज़नेस गवर्न होता है यानी चलता है। तो उसके सेक्शन 4 में देखिए पार्टनरशिप की डेफिनिशन क्या बताई गई है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनिशन है। आप इस डेफिनिशन को ज़रूर याद रखिएगा। लिखा है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द 2 or more person who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिज़नेस कर रहे होंगे। क्लियर है? 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर बिज़नेस कर रहे होंगे। जो भी प्रॉफिट लॉसेस होता होगा वो आपस में शेयर करते होंगे, बाँटते होंगे। ठीक है? इस बिज़नेस में सारे लोग मिलकर काम कर रहे होंगे या हो सकता है कुछ लोग किसी और का भी काम कर रहे होंगे उनकी एब्सेंस में। तो ऐसे बिज़नेस को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कहते हैं। क्लियर है? पार्टनरशिप कहते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ डेफिनिशंस अलग-अलग ऑथर की दी हुई है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, चाहे तो लर्न कर सकते हैं। ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हम लोग पढ़ते हैं इसके कुछ और चीज़ों के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिज़नेस के कुछ फीचर्स के बारे में, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो सबसे पहले लिखा है फॉर्मेशन। आखिर पार्टनरशिप बिज़नेस को हमें कैसे हम बिज़नेस को चालू कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपको अगर पार्टनरशिप बिज़नेस को चालू करना है, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है? और इसको फॉर्मेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एक एग्रीमेंट बना सकते हो। वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है? ऑप्शनल होता है। रिस्क बियरिंग, सर इसमें जो प्रॉफिट लॉसेस होते होंगे वो कैसे शेयर होते होंगे, तो वो लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं पार्टनर्स क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉसेस की जो एग्रीड रेशियो होता है उस रेशियो में बढ़ता है, लेकिन अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, तो वो इक्वल बांटा जाता है। ठीक है? कंटिन्यूटी, सर ये बिज़नेस कंटिन्यू कैसे रहता है? देखिए, जितने पार्टनर रहेंगे वो उस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। किसी 1 आध 2 पार्टनर के आने-जाने से ये बिज़नेस बंद नहीं होता है, जब तक सारे पार्टनर्स मिलके ये ना डिसाइड करें कि बिज़नेस को बंद करना है, यानी फर्म को बंद करना है। क्लियर है? म्यूचुअल एजेंसी एंड रिलेशनशिप, सर इसका क्या मतलब है? म्यूचुअल एजेंसी एंड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि ये जो पार्टनरशिप बिज़नेस होता है, इसमें जितने पार्टनर होते हैं वो पैसा लगाते हैं, तो वो कहीं न कहीं बिज़नेस के ओनर बन जाते हैं और वही लोग सामान बनाते हैं, बेचते हैं, सर्विसेज़ देते हैं, कस्टमर से पैसे लेते हैं। तो वही कहीं न कहीं वो सर्वेंट भी हो जाते हैं, कहीं न कहीं वो ओनर भी हो जाते हैं और साथ में मिल-जुल कर ही डिसीज़न लेते हैं और काम करते हैं। तो ये जो उनकी प्रॉपर्टी है क्या है? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप वाली है। फिर उसके बाद अगर लायबिलिटीज़ की बात करें, तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ में देखिए क्या लिखा है कि इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, जो कि वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। लिखा है कि लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स क्रेडिटर कैन क्लेम पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनर्स ने कहीं से आउटसाइड लायबिलिटी ली है, तो इनको अपनी पर्सनल एसेट बेच के भी फर्म की लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर लिखा है डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जितने पार्टनर्स होंगे आपस में मिल-जुल कर एक-दूसरे के कंसेंट के साथ, सजेशंस के साथ ही डिसीजन ले सकते हैं। अपने मन से कोई भी पार्टनर डिसीजन यहाँ पर नहीं ले सकता है।
नंबर ऑफ पार्टनर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म में, तो लिखा है 2, कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे कंपनी एक्ट के रूल 464 के हिसाब से हम देखें तो लिखा है कम से कम 100, मैक्सिमम 100, कम से कम तो 2, मैक्सिमम 100 पार्टनर तुम बना सकते हो। लेकिन रूल 10 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें 50 बताएगा, ये याद रखना। सेक्शन 464 के हिसाब से 100 मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन रूल 10 के हिसाब से 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं, कम से कम 2 पार्टनर। तो ये बताया गया है नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। क्लियर है? चलिए, आगे देखते हैं इसके बाद। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया सारी चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग इसके बाद। चलिए, सबसे पहले डीमेरिट की बात करें। सर पार्टनरशिप फर्म की भी क्या डीमेरिट है? पार्टनरशिप बिज़नेस की भी डीमेरिट है? हाँ, देखिए सबसे पहले लिखा क्या है यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज़। देखिए, अगर आप पार्टनरशिप बिज़नेस भी करने जाओगे तो वहाँ पे भी तो गिने-चुने ही पार्टनर को अपने बिज़नेस में शामिल करोगे, तो वो लोग जितना कैपिटल लगाएँगे बहुत ज़्यादा तो कैपिटल लगेगा नहीं। तो पार्टनरशिप बिज़नेस में क्या होता है आप स्मॉल से मीडियम स्केल जा सकते हो, बट लार्ज स्केल का बिज़नेस आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें लिमिटेड फंड होते हैं, लिमिटेड कैपिटल होता है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज़ को ही हम क्या कर सकते हैं एक तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बिज़नेस का जो स्केल होता है काफ़ी मीडियम स्केल तक ही रह जाता है। फिर इसके बाद देखिए आता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतना ज़्यादा बिज़नेस में कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिसीज़न को लेके, सजेशंस को लेके, कोई क्या बोलेगा, सबकी अलग-अलग एक कह सकते हैं ओपिनियन होती हैं, व्यूज़ होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर लिखा है लैक ऑफ कंटिन्यू। लैक ऑफ कंटिन्यू का मतलब ये बिज़नेस ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक चलेगा ही चलेगा। क्यों? अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, चाहे इंसॉल्वेंट हो गए सारे के सारे पार्टनर एक साथ, तो कहीं न कहीं बिज़नेस आज ना कल बंद भी हो सकता है, ठीक है? बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, किसी पार्टनर के जाने-आने से भी प्रॉब्लम हो सकती है बिज़नेस में। फिर क्या लिखा है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि ज़्यादातर पब्लिक ऐसे बिज़नेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हैं, जहाँ पे कई सारे ओनर हों, ठीक है? तो ये पब्लिक का विश्वास यहाँ पर ऐसे बिज़नेस में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर लिखा है रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। लिखा क्या है कहीं न कहीं कुछ पार्टनर ऐसे होते हैं डिसऑनेस्ट होते हैं बिज़नेस में, जिसकी वजह से जो फर्म का प्रॉफिट होता है वो लोग आपस में शेयर नहीं करते हैं। तो ये भी देखने को मिलती है चीज़ें कि कहीं न कहीं आपस में नहीं बनती या आपस में रिस्क शेयर नहीं हो पाता है। तो ये भी कहीं न कहीं चीज़ें जो रिप्रेज़ेंट कर रही हैं वो आपको डीमेरिट बताई जा रही है कि पार्टनरशिप बिज़नेस के क्या-क्या डीमेरिट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस पार्टनरशिप फर्म के कुछ टाइप्स भी होते हैं। कितने अलग-अलग टाइप्स हैं देखिए, सबसे पहला लिखा है पार्टनरशिप एट विल। सर पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? लिखा गया है कि फॉर्म फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड, याद रखना। कोई ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म तुम क्रिएट कर रहे हो जो कि इंडेफिनाइट टाइम के लिए बनाया है, ठीक है? तो ऐसे बिज़नेस को हम पार्टनरशिप में कहेंगे पार्टनरशिप एट विल, याद रखना। इंडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए तो पार्टनरशिप एट विल है, ठीक है? फिर लिखा है फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे जो टाइम पीरियड है पार्टनरशिप का वो फिक्स है। मतलब अगर तुम 3 साल, 5 साल के लिए ही केवल पार्टनरशिप फॉर्म को बनाए हो, फिर 3 साल बाद वो काम हो गया पार्टनरशिप का, वो बिज़नेस ऑटोमैटिकली बंद हो जाएगा। तो ऐसे को बोलते हैं फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप, ठीक है? थर्ड आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। सर पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब कि तुमने किसी पर्टिकुलर काम के लिए ही वो पार्टनरशिप फर्म बनाई थी। वो काम पूरा हुआ, पेमेंट मिला, पेमेंट बँटा पार्टनर्स में, पार्टनर अपने-अपने घर, वो फर्म बंद हो गई। जैसे आप देखो यहाँ पे एक ब्रिज बनाने का काम मिला, ठीक है? अब जितने पार्टनर हैं ये सबने क्या किया, अपनी पार्टिकुलर पार्टनरशिप बनाने के लिए, उस पर्टिकुलर पर्पज़ को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म तो चलो की, और फिर जैसे ही वो ब्रिज बन के तैयार हुई, पेमेंट मिला, फिर वो पार्टनरशिप फर्म क्या हो गई, ब्रेक हो गई, वो पार्टनरशिप फर्म जो है फिनिश हो गई। तो ऐसे पार्टनरशिप को हम कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो पर्टिकुलर काम के लिए बनाई गई थी। वो काम पूरा हुआ, पार्टनरशिप फर्म अपने आप बंद हो गई। क्लियर है? तो ये टाइप्स आपको बताए गए थे पार्टनरशिप फर्म के। चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रही है। ये आप अपनी बुक में इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। आखिर पार्टनर्स कितने तरीके के होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है? सबसे पहले पार्टनर की अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, एक्टिव का मतलब होता है वो पार्टनर जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है? लिखा है कि पार्टिसिपेट इन अ मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूट कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, शेयर प्रॉफिट लॉसेस। तो ऐसा पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, सारे काम में हाथ बटा रहा है, रिस्क शेयर कर रहा है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है, कैपिटल लगा रहा है, तो ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर कहा गया है। इसके बाद देखिए स्लीपिंग पार्टनर, जिसको कि हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। अब ये कैसा पार्टनर है सर? ये एक ऐसा पार्टनर रहता है जो केवल और केवल पैसा लगाता है और फर्म में सो जाता है, मतलब फर्म में कोई हाथ नहीं बटाता है। तो ऐसे पार्टनर को हम स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं। देखिए लिखा है कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट मैनेज, बिजनेस में हाथ नहीं बटाता है, पार्टनरशिप फर्म में हाथ नहीं बटाता है। इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, प्रॉफिट और लॉसेस इसको हम शेयर करते हैं। फिर इसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मतलब कि ये दुनिया की नज़र में
नहीं होता है कि ये हमारे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी है। किसी को पता नहीं होता है कि हमारे फर्म में पार्टनर है, ठीक है? एसोसिएशन नॉट नोन टू आउटसाइडर, किसी भी आउटसाइडर को पता नहीं होता, लेकिन हाँ, ये हमारे पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाया हुआ होता है, पार्टिसिपेट भी करता है और इसकी भी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। फिर इसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर मतलब कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं जिनको केवल नाम मात्र के लिए, केवल उनके नाम के लिए, उनकी गुडविल के लिए हम अपने पार्टनरशिप फर्म में क्या करते हैं, उनके नाम को जोड़ देते हैं साथ में, ठीक है? अब इसमें भी 2 तरीके के आते हैं, एक होता है नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, दूसरा होता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। सर नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई पार्टनर का नाम मैंने लिया कि ये फलाना मेरे पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है और लोग उससे जब पूछे तो वो बोल भी रहा है अपने मुँह से कि हाँ, मैं इस फर्म में पार्टनर हूँ। चाहे वो अपने शब्दों से बोल रहा हो, चाहे अपने इशारे से बोल रहा हो। क्लियर है? और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी गुडविल का फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ तक कि फर्म क्या कर रही है, बैंक से लोन वगैरह लेने रहता है, तो उसके ही गुडविल से क्या कर रही है, फर्म क्या कर रही है, बैंक से लोन भी ले रही है। तो ऐसे पार्टनर को जिसका नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी गुडविल इमेज यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस में, फर्म में और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, उल्टा वो बोल रहा है कि हाँ, मैं पार्टनर हूँ। ठीक है? वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे पार्टनर को बोलते हैं नॉमिनल पार्टनर बाय एस्टॉपल, याद रखिएगा। इसके बाद आता है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये कौन होता है? ये साइलेंट होते हैं। ये साइलेंट होते हैं, ये नहीं बोलते हैं किसी को कि हाँ, मैं पार्टनर हूँ। लेकिन फिर क्या लिखा है? डज़ नॉट मैनेजर बट कॉल्ड पार्टनर टू अनदर्स स्टेटमेंट, लेंड्स नेम लायबल फॉर फर्म डेट्स, लेंड्स नेम रेपुटेशन लायबल टू आउटसाइडर। अब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, बट यहाँ पर क्या होता है, ये खुद से नहीं बोलता कि मैं पार्टनर हूँ। भले ही लोग इनका नाम वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन ये खुद से नहीं बताते। ऊपर वाले में क्या था? वो अपने मुँह से आके बता रहा था कि हाँ, मैं पार्टनर हूँ। यहाँ पर ये नहीं बोलते हैं, बस बल्कि इनका नाम यूज़ होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर, क्लियर है? अब यहाँ पे जो इनके कुछ डिफरेंसेस हैं, वो आपको बताए गए हैं, क्लियर है? ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब देखिए, अब जो टॉपिक आ रही है, वो ये आ रही है कि फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप बिज़नेस को फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इस बिज़नेस को हम चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको देखोगे, सबसे पहले क्या होता है, एग्रीमेंट होता है, यानी रजिस्ट्रेशन होता है। जब 2 या 2 से अधिक लोग मिलते हैं, तो आपस में ये क्या कराते हैं, एग्रीमेंट कराते हैं। अब वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी होता है, ठीक है? लेकिन बोला गया कि अगर आप चाहते हो फ्यूचर में कभी लड़ाई-झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप एक रिटन एग्रीमेंट करा लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है? पार्टनरशिप फर्म के लिए आपको बोला गया है कि 2 या 2 से अधिक लोग होने का ज़रूरी है, ठीक है? फिर ये एग्रीमेंट आप जो करा रहे हो, ये ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन रिटन एग्रीमेंट पे क्या होगा कि आप यहाँ पे फ्यूचर में लड़ाई-झगड़ा या डिस्प्यूट नहीं होगा, इसकी संभावना बनी रहती है। क्लियर है? रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कराना पार्टनरशिप फर्म का कंपल्सरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मिलते हैं, उस कानून में मिलते हैं। फिर इसके बाद एक टॉपिक आ रही है जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। सर ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखिए जस्ट लाइक पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, तो वो एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करते हैं जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। इसमें सर क्या होता होगा? इसमें बेसिकली आपकी फर्म का नाम क्या है, ठीक है? फर्म का एड्रेस क्या है, फर्म में कौन-कौन पार्टनर है, उनका नाम क्या है, कौन कितना कैपिटल लगा रहे हैं, उनके घर का अता-पता, आप किस टाइप का बिज़नेस कर रहे हो, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, उनको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उनको कमीशन कितना देंगे, उनके इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होंगे, सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी चीज़ें कह सकते हैं, आप पूरी की पूरी आप क्या करते हो, पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हो। कितने नंबर ऑफ पार्टनर हैं, मिनिमम कितने हैं, मैक्सिमम कितने हैं, सारी की सारी डिटेल आप इसमें मेंशन करते हो। तो इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग। अब देखिए इसके बाद देखिए आ रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कराया पार्टनरशिप का, यानी कि आपने रजिस्टर्ड होके चला रहे हो बिज़नेस, पार्टनरशिप एक्ट 1982 के रूल के अकॉर्डिंग। पार्टनरशिप डीड बना के तुम अगर अपना बिज़नेस चला रहे हो, तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे पहला तो लीगली वो एक तरीके से गवर्नमेंट की नज़र में एक तरीके से अप्रूव्ड माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा, वैलिड बिज़नेस माना जाएगा। फिर लिखा क्या है, गवर्नमेंट के जो लीगल रेमेडीज़ होंगे, राइट्स होंगे, वो आपको मिलते हैं। और जो गवर्नमेंट के कुछ कह सकते हैं जो बेनिफिट्स होते हैं एज़ पर द लॉ, वो भी आपको मिलते हैं अगर आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो तब। अनरजिस्टर्ड रहेगा तो उसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? आप कोई भी पार्टनर आपस में कंप्लेन नहीं फाइल कर सकता है फर्म के खिलाफ, याद रखना। ना ही आपस में या किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ भी या आउटसाइडर के खिलाफ भी वो कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ना ही पार्टनर्स
आपस में फर्म के खिलाफ भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ देखो यहाँ बताई गई है कि आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, आपको ये राइट्स ही नहीं मिलेगा अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको मिलती है जब नॉन रजिस्ट्रेशन है। और बेनिफिट क्या-क्या मिलता है जब आप रजिस्टर्ड रहते हो तो आपको लीगली गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। ठीक है? इसीलिए बोला गया है कि लीगली होना बहुत ज़रूरी है पार्टनरशिप फर्म में। प्रोसीजर क्या है सर इसका? सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपना नेम सबमिट करना होता है। फिर बिज़नेस का हेड ऑफ़िस बताना होता है कि आप बिज़नेस का हेड ऑफ़िस कहाँ पे रखोगे, कहाँ नहीं रखोगे। जितने पार्टनर रहेंगे उनके नेम की लिस्ट देनी पड़ती है। फिर कौन-सा पार्टनर किस डेट को आ रहा है वो आपको बताना पड़ता है। सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि नाम के, उनके एड्रेस के, पार्टनर्स के वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। वो सारी चीज़ों करने के बाद आप बताते हो कि कितने साल के लिए तुम पार्टनरशिप फर्म को चलाना चाहते हो। वो सारी डिटेल्स तुमको देनी रहती है। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है आप सिग्नेचर कराते हो। जितने पार्टनर्स होते हैं सब आते हैं, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करते हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस होती है उसको जमा किया जाता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है सारी की सारी डिटेल्स का वेरिफिकेशन करती होगी। फिर गवर्नमेंट फाइनल अप्रूवल देती होगी आपको सर्टिफिकेट देके पार्टनरशिप फर्म का। तो इस तरीके से पार्टनरशिप फर्म क्या होती है? चालू होती है। ये पूरा प्रोसीजर बता दिया गया आपको। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है? ये रही हमारी आज की लास्ट टॉपिक। ये क्या है सर? ये बेसिकली डिफरेंस है किसका-किसका पार्टनरशिप बिज़नेस का सोल प्रोप्राइटर के साथ और फिर पार्टनरशिप बिज़नेस का जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के साथ। इसमें से कोई एक डिफरेंस तुम्हारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा। इसको आप टिक कर लेना वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, सबसे पहले पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। पार्टनरशिप फर्म चालू करने के लिए आपको एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है जिसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। ये ऑप्शनल होता है, आपके मन के ऊपर होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस में तो एक अकेला ओनर था, तो वहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी नहीं होता था, आप अपने मन के मालिक होते थे। पार्टनरशिप बिज़नेस में रिस्क होता है और पार्टनर्स आपस में रिस्क जो होता है वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है? सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस में कोई रिस्क उतना नहीं होता है, छोटा-मोटा रिस्क होता है, वो जो सिंगल ओनर रहता है वो अपने हिसाब से देख लेता है। इसमें जो भी आप डिसीज़न लेते हो इसमें जो भी आप डिसीज़न लेते हो, सब लोग मिल-जुल के डिसीज़न लेते हो, क्लियर है? इसमें क्या होता है, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप अपने हिसाब से जो भी प्रॉफ़िट होते हैं, वो सारी चीज़ें वो अपने पास ही रखता है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपने से ही सारे डिसीज़न वो ले लेता है, ठीक है? इसमें आप प्रॉफ़िट का डिवीज़न करते हो पार्टनर्स के बीच में। इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, पार्ट जो सोल ओनर होता है, सिंगल ओनर, वो पूरा का पूरा प्रॉफ़िट अपने पास ही रख लेता है, वो किसी को शेयर नहीं करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको बताए गए हैं। अब देखो पार्टनरशिप बिज़नेस में सोल प्रोप्राइटर में एक चीज़ और है, कहीं न कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप जो है बहुत तरीके से इंडिपेंडेंस है वो, किसी से कोई मतलब नहीं, पूरे तरीके से आज़ाद है, खुद का मालिक है, खुद का बिज़नेस है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है सारे लोग मिल-जुल कर रहते हैं, सबसे पूछ समझ के कि हम डिसीज़न ले पाते हैं। इसी तरह जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस की अगर हम बात करें, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस में क्या बता रहा है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस की अगर हम देखें बात, तो इसमें बताया गया था कि ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से चलता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट से चलता है, याद रखना। हुँ। पार्टनरशिप बिज़नेस में कम से कम 2 मेंबर होने ज़रूरी है। मैक्सिमम 50 हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के लिए कम से कम 2 मेल मेंबर का होना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। ठीक है? इसके बाद आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट लेकर आते हो, ठीक है? इसमें कोई फीमेल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, मेल मेंबर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कर्ता होते हैं हमारे बिज़नेस के, क्लियर है? तो ये पूरी डिटेल आज की रही पार्ट 1 में, जहाँ आपने इतनी सारी टॉपिक्स को कवर किया, क्लियर है? तो आज की जो बेसिकली आपकी ये जो क्लास थी, ठीक है? जो जिसको हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 2 क्लास 11th का फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन, जहाँ पे हमने बिज़नेस के कई सारे टाइप्स और कई सारे फॉर्म्स को हम लोगों ने पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस, जिसमें उसके मीनिंग, उसके जो भी मेरिट्स हैं, डीमेरिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने उसको पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एक टॉपिक, जो नया टॉपिक आया हमारे सामने, जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिज़नेस, जिसमें भी 2 तरीके के टाइप्स आपको बताए गए, दया-भागा और मिताक्षरा, ठीक है? उसके कुछ मेरिट और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़े, उसके कुछ मेरिट और डीमेरिट, क्लियर है? फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप की मीनिंग, उसके टाइप्स, ठीक है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट और डीमेरिट्स, क्लियर है? और उसके फिर फाइनली हम लोगों ने पढ़े डिफरेंसेस। तो आज की बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, ठीक है? आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, हो सके तो आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसको समझना, फिर लर्न कर लेना और कोशिश ये करिएगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, ठीक है? फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी
वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 2 में आप क्या पढ़ने वाले हो, जो आगे की जो भी कंसेप्ट आपके जो टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और अपने इस चैप्टर को एंड करेंगे। ये चैप्टर वन ऑफ द कह सकते हैं लेंथीएस्ट चैप्टर में से एक है क्लास 11 का, तो हम लोग इस चैप्टर को 2 अलग-अलग पार्ट में कवर करेंगे। आज जो आपने पढ़ा है वो पार्ट 1 था, कल के पार्ट 2 में हम पूरे के पूरे चैप्टर जो बचे हुए पोर्शन है उसको कवर करेंगे और अपने इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए घर पे और इसका नोट्स बना के तुरंत ही लर्न कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे हम लोग सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।